हेलो बच्चों, मैं प्रिया राठौर विदाउट ई आ गई हूँ आपके लिए फिर से एक नया टॉपिक लेकर। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो बहुत स्पेशल है क्योंकि हमारे लिए वो बहुत ज़रूरी है। तो जैसा कि आपको पता है हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 8 जो कि हमारा चल रहा है और उसका आज हम लेने वाले हैं 09। ठीक है, चैप्टर फ्लो आपको पता ही है कि क्या क्या कहानियां हमें पढ़नी है। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज हम प्रतिरक्षा यानी इम्यूनिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं जो आजकल का बहुत फेमस टॉपिक रहा है। और उसके बाद हम उसके टाइप में पहला टाइप जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं सहज या अविशिष्ट प्रतिरक्षा या प्राकृतिक रोधक क्षमता, जिसको हम इन्नेट इम्यूनिटी भी कहते हैं। थोड़ा सा आप 10th में इसको थोड़ा पढ़कर आए हैं लोअर लेवल पे, लेकिन वही हमें याद कहाँ रहता है, भूल जाते हैं हम। तो फिर से इसको पढ़ेंगे और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। 10th में हमने सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ लिया था और अब हमें क्या करने हैं, वही अंदर गोते लगाने हैं। चलिए तो बात करते हैं इम्यूनिटी की। तो देखो, अभी तक जो मैं आपको बोलती आ रही थी कि भाई सड़क पे बाहर खुले हुए समोसे, कचौरी, पिज्ज़ा, आइसक्रीम देखकर आपका जो मन ललचाता है वो उससे क्या होती है, हमें बीमारियां हो सकती है। लेकिन आप बोलेंगे कि फिर भी मैम आप कितना भी कह दो हम तो खाएंगे, लेकिन फिर हम हर बार बीमार क्यों नहीं होते? क्या हर बार उसमें बैक्टीरिया या मक्खियां कोई जर्म्स नहीं डालती? 100% जब भी कोई मक्खी बैठती है उस पर जर्म्स डालती है, लेकिन फिर भी आप बीमार क्यों नहीं होते? उसका रीजन, उसका राज छुपा हुआ है इस चमत्कारी शब्द में जिसका नाम है प्रतिरक्षा। कि आपका शरीर जो है ना उसको ब्रह्मा जी ने, वो देखा है आपने मूवीज वगैरह, कुछ माइथोलॉजिकल सीरियल्स, महाभारत जैसे कुछ देखे हों, कि उसको जो है ब्रह्मा जी ने या शिव जी ने अपना कवच दे रखा है, ओम ईम ईम करके ऐसा एक ऑरा बना रखा है कि भाई उस पर जो भी टकराता है वो वापस चला जाता है ना। पुराने युद्ध में आपने देखा वो तीर मारता है, वो तीर यहाँ आके रुक जाता है। और साउथ इंडियन फिल्मों में तो आपने देखा ही है ना, बड़ी गप्पे वाली फिल्में होती है वो जो है गन की गोली आती है और वो आहा ऐसे हो जाता है। तो वैसा ही आपके शरीर में एक बहुत ही मैजिकल पावर वाला क्या बना हुआ है, ऑरा बना हुआ है। एक चमत्कारिक शक्तियां आपके पास है जिसका आपको पता भी है और नहीं भी। और उसी चमत्कारी शक्ति के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं इम्यूनिटी, कि ये सब कुछ खाने के बाद भी हवा में करोड़ों प्रकार के जर्म्स है। और हवा को छोड़ो, आपकी जो त्वचा है उसका अगर आप 1 सेंटीमीटर भी लोगे तो उसमें 1000 से लाख तक क्या हो सकते हैं, वायरसेस और बैक्टीरिया हो सकते हैं। और फिर भी आप एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है दया। ठीक है, और इस गड़बड़ का नाम है प्रतिरक्षा, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है प्रतिरक्षा और कैसे प्रतिरक्षा की हम अच्छी वाली डेफिनेशन दे सकते हैं वो देखेंगे हम। चलिए शुरू करते हैं। हमारा शरीर दिन भर लगातार रोगाणुओं के संपर्क में रहता है। ठीक है, और ये तो आजकल कोरोना में जो हुआ है उसके बाद एड्स आप देखते ही होंगे, भाई लगातार बहुत टाइप के ऐड और कुछ भी दिखाने लग गए हैं ऐड में, गजब वाले ऐड आने लग गए हैं। ठीक है, तो हमारे शरीर दिन भर लगातार रोगाणुओं के संपर्क में रहता है या आता रहता है। इसमें से बहुत से रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश तो कर जाते हैं या प्रवेश भी कर जाते हैं, परंतु हमारे शरीर में पाया जाने वाला विशिष्ट तंत्र, मतलब हमारे पास जो मैंने कहा मैजिकल पावर जो है हमारे पास, जो हमारा कवच बना रखा है, ठीक है, तंत्र इन रोगाणुओं को मृत कर हमें रोगों से बचाता है। ठीक है, वही चमत्कारी शक्ति हमारे पास है। शरीर के इस अति विशिष्ट तंत्र, भाई बहुत स्पेशल है, तो इसे हम कह रहे हैं कि भाई बहुत ही सुपर स्पेशल है, तंत्र को प्रतिरक्षा तंत्र यानी कि इम्यून सिस्टम कहते हैं। ठीक है, अब इस तंत्र का अध्ययन करने वाली जीव विज्ञान की शाखा को प्रतिरक्षी विज्ञान यानी कि इम्यूनोलॉजी कहते हैं। और इसीलिए कई बार आपने सुना होगा, कई लोग कहते हैं कि अभी इम्यूनोलॉजी शुरू होने वाली है ना, क्योंकि अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो सारे टॉपिक्स किसके अंतर्गत आते हैं, विज्ञान की शाखा जिसको हम क्या बोलते हैं, इम्यूनोलॉजी या प्रतिरक्षी विज्ञान। जैसे कि जेनेटिक्स था,
जेनेटिक्स की भी हमने परिभाषा दी थी, आनुवांशिकी कहा था जिसको, जब चैप्टर शुरू हुआ था फर्स्ट वाला जेनेटिक्स का। तो यहाँ पे भी भाई ये जान लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आती रहती है छोटी मोटी, और कई बार कंपटीशन एग्जाम्स में कुछ नहीं पूछ के बहुत बेसिक चीजें पूछ ली जाती है जिसमें हमारा बेड़ा गर्क हो जाता है, ठीक है, बाबा जी का ठुल्लू बन जाता है। वही जो मैंने कहा, बॉम्ब फूट गया, और बॉम्ब क्या हो जाता है, फुस, ठीक है। ऐसी कहानियां हमारे साथ होती रहती है। तो चलो देखते हैं कि भाई इसकी परिभाषा कैसे हम दे सकते हैं। तो ये देख ही रहे हैं आप, ये दोनों, ये है ना, कराटे वराटे आपको आए ना आए, आपकी बॉडी को कराटे जरूर आते हैं। और वो देखो, वो शील्ड लेकर खड़े हुए हैं ताकि ये हजारों लाखों बैक्टीरिया आपसे क्या रहे, दूर रहे। ये ब्रह्मा जी वाला जो कवच है ना, ब्रह्मा जी, और आजकल तो भाई सावन चल रहा है, भोलेनाथ बम बोले, ठीक है, उन्होंने जो है कवच दे रखा है, तो इसकी वजह से आप क्या हुए हैं, बचे हुए हैं। चलिए परिभाषा क्या दे सकते हैं, देखो मस्त वाली परिभाषा है एकदम। परिभाषा क्या है, किसकी परिभाषा भाई, मेरी नहीं, इम्यूनोलॉजी की। अब ऐसे मतलब ब्रह्मा जी के कवच की परिभाषा, ऐसा नहीं, ठीक है। रोगजनक सहित किसी भी बाहरी पदार्थों के शरीर में प्रवेश को पहचानने तथा त्वरित कार्य कुशलता, त्वरित का मतलब भाई बहुत जल्दी, एकदम फटाफट, स्पीड से, जितनी स्पीड से मूवी में भी गन नहीं रुकती उतनी स्पीड से, त्वरित कार्य कुशलता, कार्य कुशलता मतलब उसकी फंक्शनैलिटी, उसका प्रोसेस के साथ शरीर के कोशिकाओं वह कोशिकीय उत्पादों को प्रेरित कर उस बाहरी पदार्थ से मुक्ति दिलाने की क्षमता प्रतिरक्षी क्षमता कहलाती है। ठीक है, समझ में आ गई आपको बात कि क्या है, क्यों है, कहाँ है, ठीक है। क्या करना कि कोई भी रोगजनक या कोई भी बाहरी पदार्थ जब आपकी बॉडी में प्रवेश कर रहा हो तो आपकी बॉडी का एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी कहानी जो आपको उसके कार्य कुशलता मतलब फटाफट त्वरित रूप से कार्य कुशल करके उन बाहरी पदार्थों से आपको रक्षा प्रदान करती है, तो या उनको मार कर या उनको रोक कर किसी भी तरह, तो उसे हम क्या कह देते हैं, प्रतिरक्षी। डेफिनेशन आप लिख सकते हैं इम्यून सिस्टम की। अब ये तो इम्यून की बात हुई, इम्यूनिटी यानी कि इम्यूनिटी पावर की। अब आप बोलेंगे इम्यून सिस्टम क्या है, तो भाई जो प्रतिरक्षी प्रदान करते हैं, जो प्रतिरोधकता प्रदान करते हैं, उन अंगों, ऊतकों और चीजों का, अब चीजों तो क्या लिखेंगे, तो आप अंगों, ऊतकों और कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है, इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम या प्रतिरक्षी तंत्र कहला जाएगा। सीधी सी बात है भाई, तंत्र का मतलब ये अंग, ऊतक और कोशिकाओं का कोई समूह, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं ये वाली परिभाषा। आगे बढ़ते हैं कहानी में। इम्यूनिटी शब्द लैटिन शब्द यानी कि इम्यूनिस से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है स्वतंत्र करना, ठीक है। किससे बना हुआ है ये, एक लैटिन वर्ड। वैसे आपको पता ही है कि जितने भी साइंटिफिक वर्ड होते हैं वो मैक्सिमम या तो लैटिनिक होते हैं या इंग्लिश होते हैं, मैक्सिमम लैटिन ही होते हैं, ठीक है। तो लैटिन वर्ड जो इम्यूनिज है वहां से बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या है भाई, स्वतंत्र करना। किससे स्वतंत्र करना, उस रोगजनक से, उस बाहरी पदार्थ से, उस फॉरेन पार्टिकल से, ठीक है। एमिल वॉन बोरिंग, देखो बेरिंग जो थे उन्होंने क्या किया था, प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक कहा जाता है इसको भी, इनको भी आप याद रखेंगे, ठीक है, कि कौन कहे जाते हैं। जैसे आपको जूलॉजी के जनक याद रखने हैं, जैसे आपको बॉटनी के जनक याद रखने हैं, जैसे आपको जेनेटिक्स के जनक याद रखने हैं। अब आपको कई बार याद आ रहा होगा मैम है क्या इनके जनक, तो मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, थोड़ा सा पिछला रिवाइज कीजिए, वरना सबका मालिक एक, गूगल तो है ही, ठीक है, थोड़ा सा सर्च करो। चलो ये है वो जिनका यहाँ पे मैंने नेम लिखा है, बेरिंग साहब, और इन्होंने ही क्या किया है, प्रतिरक्षी का जनक, यानी कि इन्होंने ही शुरू किया होगा, सर्च की इस पर प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है, ऐसी कहानियाँ। और कई बच्चे बोल रहे होंगे अच्छा इनकी वजह से ही ये पढ़ना पड़ रहा है ना। मनुष्य व अन्य जंतुओं में 2 प्रकार की प्रतिरक्षा पाई जाती है, लेकिन जो बच्चे ऐसा सोच रहे हैं कि भाई इनकी वजह से हमें ये पढ़ना पड़ रहा है, तो भाई कोरोना गया है, अभी समझ आ ही गया होगा आपको कि प्रतिरक्षा के बारे में अगर हमें नॉलेज नहीं होता तो जो ऊपर फाइलें सलट गई है वैसी आपकी भी सलट सकती थी, ठीक है। अब 2 प्रकार की प्रतिरक्षा पाई जाती है, सिर्फ हम मनुष्य की बात नहीं कर रहे, सभी की बात कर रहे हैं, ठीक है।
इवन दो कि हम पढ़ेंगे सारा मनुष्य के बारे में, लेकिन ये जो दो टाइप है ये पूरे ही जीव जगत में, मतलब एनिमल्स के अंदर ये वाले टाइप हैं। सबसे पहला है सहज या अविशिष्ट या जन्मजात प्रतिरक्षा, जिसको हम इन्नेट भी कहते हैं। इन्नेट इम्यूनिटी या बर्थ, बाय बर्थ जो होती है, जन्म से होती है। कई जगह इसमें जन्मजात वर्ड भी लिखा है, अविशिष्ट मतलब नॉन स्पेसिफिक भी लिखा हुआ है, और सहज का मतलब वही इन्नेट लिखा हुआ है। तो तीनों वर्ड आपको ध्यान रखने हैं कि कहीं आप कोई कंफ्यूजन ना जाए, ठीक है। अर्जित या विशिष्ट, ये अविशिष्ट है तो ये विशिष्ट होगी, ठीक है। अर्जित का मतलब एक्वायर्ड और विशिष्ट का मतलब स्पेसिफिक, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक होती है और एक्वायर्ड होती है, इसको पढ़ेंगे डिटेल में, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि सहज वाली के ही बड़े लंबे अभी टॉपिक आने वाले हैं। पहले हम पढ़ेंगे सहज वाली को, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? एक्वायर्ड, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। चलिए आ जाइए अब। सबसे पहले सहज अविशिष्ट प्रतिरक्षा या प्राकृतिक रोधक क्षमता, ठीक है। इन्नेट और नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, स्वाहा, है ना, ऐसे, ठीक है, बता चुकी हूँ। चलिए क्या है जन्म से आने वाली जो आपके पास इम्यूनिटी है। जब बच्चा बाहर आता है माँ के पेट से, तो कई बार आपने सुना होगा सब लोगों को कि वो कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, अभी बच्चे की पहली सर्दी है, पहली गर्मी है, पहली बारिश है, उसको बचा बचा के रखते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसकी इम्यूनिटी इतनी डेवलप नहीं होती है। धीरे धीरे जब वो रहता है इस इन्वायरमेंट में, तो उसके बैक्टीरिया उसके अंदर जाते हैं। आप उसको आज आइसक्रीम खा ले आज ये खा ले, आज को ये अचार चटाते हैं, ऐसे जब करते हैं और पानी वानी पिलाते हैं, है ना। पहले तो वही 6 महीने तक बच्चे को पानी नहीं पिलाते, आजकल सब लोग शुरू हो गए, है ना, बाहर से भी खिलाते रहते हैं, दूध भी बाहर वाला देते रहते हैं। तो धीरे धीरे बैक्टीरिया जब उसकी बॉडी में जाता है तो उसकी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप होती है। ये बात एक आज आप सीख लो, ठीक है। अब फिर भी वो बीमार नहीं होता क्योंकि उसकी बॉडी में पहले से कुछ ऐसी इम्यूनिटीज हैं, प्रतिरक्षा है, जो थोड़ा बहुत उसको क्या करती रहती है? बचाती रहती है। अब ये इम्यूनिटी उसमें जीवन भर चलती रहती है और आप बड़े होंगे तब भी चलती रहेगी। तो आपकी बॉडी में कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी कोशिकाएं हैं, कुछ ऐसे एंजाइम्स है, कुछ ऐसे हॉर्मोन्स है। मैम बस बहुत हो गया, है ना, ऐसा कहने वाले हो। तो ये जो है, ये सारी चीजें आपको क्या मिली हुई है? बाय बर्थ मिली हुई है। आपने इसको कहीं से लिया नहीं है कि बाजार में गए, लाओ भाई आज मेरे को ऐसी कोशिका दो जिसमें इम्यूनिटी हो, ऐसा आपने नहीं किया। फिर भी तभी आप बड़े हो पाए। अगर आप में इम्यूनिटी होती ही नहीं तो आप तो बाहर इन्वायरमेंट में आते ही ऊपर पहुंच जाते, क्योंकि इन्वायरमेंट में पता है आपको वेरी डेंजरस, ठीक है, सराउंडिंग्स। तो ऐसी इम्यूनिटी जो जन्म से आप में है, लंबी लिस्ट है इनकी, जरा देखेंगे, कुछ याद आ रहा हो आपको 10th का तो जरूर याद आ जाएगा। यह प्रतिरक्षा जन्म के साथ ही प्राप्त होती है, अर्थात यह माता पिता से बच्चे में आती है, जीन्स से आती है, ठीक है। और दूसरा आपके कुछ बॉडी से भी, मतलब आपका जैसा शेप है, आपकी जैसी कोशिकाएं हैं, उनसे भी होती है। इसीलिए इसे अविशिष्ट या जन्मजात प्रतिरक्षा भी कहा जाता है। अब इसे अविशिष्ट क्यों कह रहे हैं, है ना, ये दिमाग थोड़ा सा किसी का सटक रहा हो कि भाई इसको नॉन स्पेसिफिक क्यों कह रहे हैं। क्योंकि इसके पास एक ही मंत्र है, ओम छुई छुई छुई, एक ही मंत्र है इसके पास, दूसरा कोई मंत्र है ही नहीं। मतलब अगर इसके पास वायरस भी आएगा तो ये वैसे ही लड़ाई करेगा, इसके पास बैक्टीरिया आएगा तो भी ये वैसे ही लड़ाई करेगा, इसके पास कवक आएगा तो भी ये वैसे ही लड़ाई करेगा। इसके पास दूसरा कोई साधन ही नहीं है। जैसे कि एक ऐसा हीरो जिसके पास कोई हथियार नहीं है और सामने चाकू, गन, है ना, और जो भी हथियार होते हैं, गन हो सकती है, वो एक के पास चाबुक है। ऐसे हीरो को देखा है ना आपने साउथ इंडियन, सबके पास एक एक चीज बताते हैं। एक के पास तलवार बताते हैं, एक के पास ऐसे खड़ा होता है कराटे लेकर, एक गन लेकर खड़ा होता है, और वो टाइगर श्रॉफ जैसा हीरो जिसके पास कुछ भी नहीं है, वो सबसे एक एक करके लड़ लेता है। तो ये सबसे एक जैसा ही लड़ता है, इसको कोई दूसरा तरीका आता ही नहीं है, सबको एक जैसा ट्रीट करता है, समानता का भाव।
इसीलिए कई बार जब ये लड़ने में असक्षम हो जाता है तो फिर हमें बीमारियां हो जाती है। तो हमारी पहली दीवार तो है, ये पहली दीवार तो यही है, जन्मजात वाली फर्स्ट वॉल है हमारी इम्यूनिटी के लिए। लेकिन हमेशा ये कारगर हो, सक्सेसफुल हो, ऐसा जरूरी नहीं है, और फिर इसी वजह से हम क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। तो आप ये जो चटर पटर खाते रहते हो, ये बीमार क्यों नहीं होते, इननेट वाली की तरफ से। अगर इननेट काम नहीं करेगी तो फिर आप बीमार हो जाएंगे, फिर आपको दूसरे तरीके आजमाने पड़ेंगे। तो इसको एक ही तरीका आता है, इसीलिए ये नॉन स्पेसिफिक है। ये कोरोना से भी वैसे ही लड़ने की कोशिश करेगा, ये टीबी से भी वैसे ही लड़ने की कोशिश करेगा, ये जो है सर्दी खांसी से भी वैसे ही लड़ेगा। इसको कोई दूसरा तरीका आता ही नहीं है। ठीक है, चलिए, इसीलिए इसको अविशिष्ट कह रहे हैं। किसी बीमारी के लिए ये स्पेसिफिक नहीं है। और इस तरह से भी समझ सकते हैं कि कोई स्पेसिफिक बीमारी के लिए इसके पास कोई स्पेसिफिक इलाज नहीं है, सबको वही देना है। ठीक है, डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर सबको, अच्छा आपको फीवर हो रहा है, लो पैरासिटामोल, अच्छा आपको कोरोना हो रहा है, लो पैरासिटामोल, आपको कैंसर, अच्छा लो पैरासिटामोल, ऐसी वाली कहानी। ठीक है, यह मुख्य रूप से निम्न 4 अवरोधों से बना होता है। अब इसके लिए हमारे पास क्या है, अवरोध हैं, यानी कि बैरियर्स हैं। बैरियर्स समझते हैं, रुकावटें, जो मैंने आपको वो बताया ना, हमारे तरफ का जो वातावरण है, ऑरा है, जो उसकी बात कर रहे हैं। अब ये बैरियर हमारे पास 4 प्रकार के हैं। पहला, शारीरिकी अवरोधिकाएं, जिसको हम एनाटॉमिकल, शारीरिकी में बहुत बार 11th वालों को तो समझा ही चुकी हूँ, आपके में भी एक बार आ चुका है। शारीरिकी का मतलब होता है एनाटॉमिकल, मतलब आपकी इंटरनल सेल्स का जो स्ट्रक्चर है वो। ठीक है, एनाटॉमिकल मतलब अंदरूनी चीजें, ये बैरियर्स हैं एक तो हमारे पास। उसके बाद कार्यकी अवरोध हैं, यानी कि फिजियोलॉजिकल बैरियर्स है, जिसमें आपके हार्मोन्स, एंजाइम्स, केमिकल्स, ऐसी सारी चीजें आती हैं। फिजियोलॉजिकल यानी कि फंक्शंस आपकी बॉडी के कुछ स्पेशल टाइप के। उसके बाद जब हम बात करते हैं तो भक्षकाणु अवरोधिकाएं हैं, यानी कि फैगोसाइट्स बैरियर हैं। क्या होते हैं समझाएंगे अभी, जिसको कोशिकीय अवरोध भी कहते हैं, यानी कि सेल्यूलर बैरियर भी कहते हैं इसको। और चौथा है साइटोकाइनिन रोध या शोथत या शोथज अवरोधिकाएं, जिसको इन्फ्लामेटरी बैरियर्स भी कहते हैं। ठीक है, इन्फ्लामेटरी बैरियर्स ये रहे वो। सबसे पहले हम बात करेंगे फिजियोलॉजिकल के, उसके बाद हम केमिकल यानी कि साइटो सेलुलर की तरफ भी आएंगे, और उसके बाद हम फैगोसाइटोसिस की बात करेंगे। ठीक है, क्या क्या आते हैं इसमें एक एक करके देखेंगे। देखो यहाँ पे स्किन है, आपका स्टमक है, लंग्स है, यहाँ पे स्टमक है और आई है, अभी समझ में आ जाएगा आपको क्या है। और ये हमारे वो क्या है, बारूद के गोले हैं जिससे हमें लड़ना है। ये WBC की सेना है। ठीक है, WBC के हथियार हैं। इस चैप्टर में हम महाभारत रामायण सबको मिक्स करेंगे, चिंता मत करो, बहुत सारे युद्ध करवाने हैं हमें इसी चैप्टर में। चलो, सबसे पहले जब अगर हम बात करें तो हम बात कर सकते हैं एनाटॉमिकल की, जो सबसे फर्स्ट हमने पढ़ा था। शारीरिकी अवरोधिकाएं, जिसको हम क्या कह रहे हैं, एनाटॉमिकल। इसमें वे अवरोधिकाएं आती हैं जो रोगाणुओं को शरीर में प्रवेश करने से रोकती है, बस रोकने का काम है इनका, है ना, वही ऑरा। जैसे कि आपकी त्वचा और म्यूकस, त्वचा और श्लेष्मा, ये आपकी स्किन, ये आपको प्रकृति के विभिन्न वातावरण में होने वाले रोगाणुओं और बैक्टीरिया से क्या करती है, बचा के रखती है। अगर ये स्किन नहीं हो तो आपका ब्लड, आपकी अंदर वाली सेल डायरेक्ट क्या रहेगी, एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में रहेगी। तो ये आपकी जो कवरिंग है स्किन की, ये क्या करती है, आपको बचा के रखती है। इसमें ऊपर की तरफ जो कोशिकाएं वो सारी मृत होती है, कैरेटिनाइज्ड हो जाती है, कैरेटिन जमा होकर मृत हो जाती है, तो वो एक लेयर बना लेती है आपके चारों तरफ, जिससे बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी कण आपके अंदर प्रवेश नहीं करता। ऐसे ही म्यूकस, ठीक है, म्यूकस कई जगह पे होता है, आपकी नाक के अंदर, है ना, मैंने आपको थोड़े दिन पहले बताया था कि जब नाक में से सीड़ा निकलता है वो गंदा गंदा, है ना, तो घी जो निकलता है वो क्या होता है, म्यूकस ही होता है। तो हमेशा एनी टाइम हमारी नोज में म्यूकस रहता है जो बचा के रखता है। ऐसे ही हमारे कान में जो मेल होता है ना, उसको, उसके बारे में भी पढ़ने वाले हैं, वो भी बैक्टीरिया को चिपका लेता है अपने अंदर, अंदर नहीं जाने देता। तो अभी सिर्फ हम स्किन और म्यूकस की बात करें तो ये बहुत जगह योनि मार्ग में यानी वेजाइना के अंदर भी होता है,
जो बैक्टीरिया वायरस इन्फेक्शन से बचाता है। नोज के अंदर होता है, हमारे ट्रैकियल सिस्टम के अंदर भी है, स्टमक के अंदर भी म्यूकस सिक्रीट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम याद आ रहा हो आपको कहीं कि म्यूकस वहां पे भी सिक्रीट होता है। तो ये म्यूकस क्या करता है, रोगाणुओं से रक्षा करता है, उनको रोक के रखता है बाहर की ओर। जैसे नाक में कोई बैक्टीरिया जा रहा है तो म्यूकस उसको वहीं चिपका लेगा, चल आ, ठीक है, इस तरह से। वैसे बाल भी है हमारे, वो भी हमारे क्या है, बैरियर में आएंगे, फिजिकल बैरियर्स के अंदर अंतर्गत आते हैं। नोज के अंदर बाल होना हो जो छोटे छोटे कणों को रोक लेते हैं, वो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं त्वचा की। हमारे शरीर की प्रथम सुरक्षा पंक्ति है, ठीक है, त्वचा, जो मैंने कहा फर्स्ट लेयर है, प्रथम सुरक्षा पंक्ति। इसका बाहरीतम स्तर केराटिन या केराटिन के जमाव के कारण मृत होता है और इसीलिए यह रोगाणुरोधी यानी कि जर्म्स प्रूफ लेयर का काम करती है, बनाती है। इसे भेद कर रोगाणु शरीर में प्रवेश नहीं कर पाते, ठीक है। सेकंड है म्यूकस, नासा मार्ग, जो मैंने अभी कहा, गंदी वाली बात की मैंने, जो गंदी बात सेड़ो वाली, ठीक है। मुख मार्ग में मैंने आपको कहा ट्रैकिया में भी है ना, हमारे सलाइवा के अंदर भी म्यूकस है। श्वसन मार्ग, ट्रैकिया की जो बात की मैंने, में उपस्थित श्लेष्मा ग्रंथियां श्लेष्मा का स्त्रवण करती है, जो रोगाणुओं को अपने ऊपर चिपका कर उन्हें अंदर जाने से रोकती है, चुंबक की तरह, चक चक चक, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड वाले की, जिसको हम बोल रहे हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर, यानी कि कार्य की। अपने कार्य से, अपने फंक्शन से ये क्या करते हैं, रोक के रखते हैं। फिजियोलॉजिकल में अनेक कार्य की क्रियाएं रोगाणुओं को शरीर में प्रवेश करने से रोकती है, जिनमें से निम्न मुख्य है, ठीक है। सबसे पहली वाली देखते हैं, बुखार। ये बात आज फिर एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि बुखार कोई बीमारी नहीं है। अगर आपको बुखार आ रहा है ना, तो बुखार आने दो, मतलब आने दो इन द सेंस नहीं कि ऐसे बिस्तर में पड़े रहो 4 दिन डॉक्टर के पास नहीं जाना। मैम ने कहा बुखार बुखार अच्छी बात है, बुखार अच्छी बात है इन द सेंस कि दवाई तो आपको लेनी ही है, लेकिन बुखार आना आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको बुखार आ रहा है, इसका मतलब आपका इम्यून सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है। बुखार आप देखो, कोई भी आपको चीज हो, सर्दी खांसी से लेकर आपको मलेरिया, कोई भी बीमारी हो, डेंगू वेंगू, सब में फीवर आता है। इसका रीजन क्या है, फीवर क्या करता है, आपके बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाता है, और बॉडी के टेम्परेचर में एक तो बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं करेंगे, प्लस ये क्यों आता है फीवर, क्योंकि आपकी जो WBC है, व्हाइट ब्लड सेल्स, उसके अंदर जो कोशिकाएं हैं, फैगोसाइट्स, माइक्रोफेजेस, सभी पढ़ने वाले हैं अभी हम, है ना, लिम्फोसाइट, ये जब काम करती है ना, ये जब लड़ती हैं बैक्टीरिया या वायरस से, तब आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये अच्छी बात है, फीवर आ रहा है, इसका मतलब आपकी WBC और ये सब में, और प्लस वायरस में या जीवाणु जो भी आपके शरीर में है, उसमें क्या हो रहा है, युद्ध हो रहा है। तो ये एक लक्षण है, और आप मैक्सिममली देखोगे सब में फीवर आता है, बहुत सारी डिजीज में जो है वो फीवर आता है। तो ये हमारा एक लक्षण है, फीवर एक बीमारी नहीं है, ठीक है। फीवर एक लक्षण है जो हमारे शरीर को क्या करता है, रोगाणुओं से बचाता है। रोगाणुओं, शरीर में रोगाणुओं के अत्यधिक मात्रा में प्रवेश कर जाने पर उनके द्वारा स्त्रावित विषैले पदार्थों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए रक्त में WBC की संख्या बढ़ जाती है, ठीक है। साथ ही मैक्रोफेजेस, जो मैंने अभी कहा, मैक्रोफेजेस द्वारा स्त्रावित पाइरोजन एक केमिकल है, ये WBC की मैक्रोफेजेस जो है वो एक पाइरोजन नाम का क्या सिक्रीट करती है, केमिकल सिक्रीट करती है उस बैक्टीरिया और उस वायरस को मारने के लिए। मैंने आपसे कहा कि ये नॉन स्पेसिफिक है, इनको पता ही नहीं है कि अगला बैक्टीरिया है या वायरस। इनका काम तो क्या है भाई, जाओ लड़ो और मरो, यही काम है इनका। इनको ऑर्डर मिले हुए हैं कि वही दुश्मन को देखते ही गोली मार दो, अब वो दुश्मन है भी या नहीं इनको नहीं पता है। ये तो फॉरेन पार्टिकल को देखते ही बस चालू हो जाती है कि बस आ तू दिखने दे, आज तेरे को मैं खा जाऊंगी। ये खा जाती है बैक्टीरिया या वायरस को, ठीक है। तो ये जो है क्या करती है, पायरोजन का सिक्रीशन कर देती है, जिससे कि क्या होता है, शरीर का तापमान बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है, इसका रीजन आपको मिल गया होगा। एक तो WBC की संख्या बढ़ जाती है, और ये WBC एक पायरोजन नाम का केमिकल सिक्रीट करती है, इसीलिए हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसीलिए अगर आप किसी बुखार की दवाई पे देखोगे तो उस पर पायरोटिक लिखा होता है, ठीक है, क्योंकि ये पायरा का मतलब होता है फीवर, बॉडी टेम्परेचर बढ़ना, ये इसी से आया है।
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं पीएच की, कि हमारी बॉडी में कई जगह पे ऐसी पीएच बना रखी है जिसमें बैक्टीरिया या रोगाणु सरवाइव न कर पाए। अश्रु लार, अश्रु का मतलब भाई आंसू है ना शुद्ध हिंदी में, टीयर, लार सलाइवा, पसीना यानी स्वेट में लाइसोजाइम नामक पदार्थ पाया जाता है जो जीवाणुओं की कोशिका भित्ति को गलाकर उन्हें नष्ट कर देता है और शरीर को संक्रमण से बचाता है। कहाँ कहाँ? हमारे टीयर में, मतलब आंसुओं में भी लाइसोजाइम होता है, हमारी लार में भी लाइसोजाइम होता है, ठीक है, हमारी योनि के कई पार्ट में जहाँ म्यूकस होता है वहां पे भी कई बार लाइसोजाइम पाया जाता है, और पसीना है उसमें भी क्या होता है? लाइसोजाइम होता है। लाइसोजाइम क्या है ये आपने 10th में पढ़ा होगा, डाइजेशन पढ़ा है, और 11th में भी डाइजेशन पढ़ा है तो पढ़ा होगा, ठीक है। ये लाइसोजाइम एक प्रकार का पदार्थ है, एंजाइम है एक तरह का, जो क्या करता है? बैक्टीरिया और विषाणुओं को मार देता है, ठीक है। इसके साथ ही अमाशय से स्त्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसके बारे में भी पढ़ा होगा कि हमारे स्टमक में HCl सिक्रीट होता रहता है। HCl भी तीव्र अम्ल है, एक बहुत एसिडिक होता है क्योंकि इसकी pH 1 से 2 होती है, ठीक है। यह अमाशय में आए जीवाणु व अन्य रोगाणुओं को नष्ट कर देता है, ठीक है। क्या करेगा? वही जो भी बैक्टीरिया या विषाणु इसके सामने आएगा, दोनों में क्या होगा? घमासान युद्ध होगा, एक तीर इधर से जाएगा एक तीर उधर से जाएगा, दोनों तीर टकराएंगे। वो महाभारत के युद्ध तो आपने देखी है, फिर एक तीर अपने आप गायब हो जाता है। तो वैसी कहानी यहाँ पे होती है, युद्ध होते रहते हैं जब से बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर इंटर करता है। तो HCl, अब ये HCl कहाँ काम करेगा? जो खाने के द्वारा आपके फूड जा रहा है ना, जो खाने में बैक्टीरिया या वायरस हैं उनको मारने का काम। अब देखो, नाक वाला तो सिर्फ वायु वाले को खत्म कर सकता है, लेकिन अब खाना नाक से तो खाते नहीं हो, है ना, खाना तो मुंह से खाते हैं। तो मुंह में हमने एक तो लाइसोजाइम भर रखा है, फिर पेट में हमने HCl सिक्रीट कर रखा है। हालांकि उसका डाइजेशन में भी महत्व है, लेकिन उसका एक और महत्व हम पढ़ते हैं जब हम HCl के काम पढ़ते हैं डाइजेशन में, कि ये बैक्टीरिया और रोगाणु या बैक्टीरिया वायरस को भी क्या करता है? खत्म करता है। कि अगर फूड के माध्यम से, खाने के माध्यम से आप में कोई बैक्टीरिया जा रहा है तो ये उसको वहीं क्या कर देता है? सफाया, ठीक है। चलिए, इसीलिए आप हर बार बाहर के वो पानी पता से गोलगप्पे खा के आते हैं फिर भी बीमार नहीं होते, उसका क्रेडिट जो है गोज टू दिस, ठीक है। इतने सारे जो हैं इन सबको जाता है, पीएच को भी। उसके बाद ग्रहणी यानी कि डिओडिनम, इंटेस्टाइन के पार्ट्स पता है आपको, क्लास 11th, ठीक है। डिओडिनम, जेजुनम और इलियम, ये जो है वो 3 पार्ट है। तो डिओडिनम में पित्त स्त्राव होता है, यानी कि बाइल जूस का सिक्रीशन होता है, सिर्फ पाचन में हेल्प नहीं करता, जिसका पीएच 7.5 से 8 तक हो सकता है, ठीक है। यह भी सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है। भाई पीएच इसकी खतरनाक है, पीएच, इतनी पीएच में अगर कोई, हर बैक्टीरिया देखो अलग अलग सबका रहता है, पर मैंने कहा ये तो सबको एक जैसे ही ट्रीट करते हैं क्योंकि ये नॉन स्पेसिफिक है। इनसे मर गया तो ठीक है, नहीं तो फिर हम दूसरा तरीका अपनाएंगे, ठीक है। तो ये पहले तरीके में है कि अगर इस पीएच पे वो बैक्टीरिया या वो वायरस सर्वाइव नहीं कर पाया तो वो मर जाएगा, अपना तो काम बनता, भाड़ में जाए जनता, ठीक है। उसके बाद त्वचा की तेल ग्रंथियां, जिसको हम सिबेशियस या सिबेशियम भी कहते हैं, इसको कई जगह आपको सिबेशियस भी मिलेगा, ठीक है। सिबेशियस ग्रंथियां होती है, तेल ग्रंथियां, जिसकी वजह से आपके स्किन जो है वो ऑयली दिखती है। द्वारा स्त्रावित सीबम, सिरुमिन, जो मैंने आपसे कहा कान के अंदर ग्रंथि द्वारा स्त्रावित। कर्ण मोम, जिसको हम क्या बोलते हैं? ईयर वैक्स, जो आप जिसको कान का मैल बोलते हो, कि कान में से मैल निकल रहा है, वो मैल भी आपके लिए क्या है? बहुत हेल्पफुल है। अब ऐसा नहीं कान साफ करना ही बंद कर दोगे और वो तो बहुत काम का है, डूचा ही भर लो उसका, ऐसा नहीं है, उसको साफ भी करना पड़ता है ना, वरना सुनने में दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि उसी में बैक्टीरिया, डस्ट वगैरह सब जाते रहते हैं, इकट्ठा होते रहते हैं, तो थोड़े थोड़े दिनों में उसको साफ करना, नहीं तो वहां पे फंगस जम जाएगी, ठीक है। तो सिरुमिनस, जो कि कान के अंदर कर्ण मोम होता है, जिसको सिरुमन भी कहते हैं। नासा मार्ग में स्त्रावित द्रव, जो म्यूकस ही होता है जनरली, में भी जीवाणु और अन्य रोगाणुओं के लिए अवरोधक का कार्य करते हैं। ये सब क्या करते हैं? वही डस्ट पार्टिकल बैक्टीरिया को चिपका लेंगे और वहीं रोक लेंगे ताकि वो आगे न जाए।
चलिए, उसके बाद फेगोसाइट्स, ये भयंकर वाली है, WBC के अंतर्गत आती है। फेगोसाइट्स बैरियर, यह सहज प्रतिरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण विधि है। देखो अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, इससे ऊपर वाली जितनी भी थी, जो सब हमने फिजिकल बैरियर के अंदर पढ़ी, ठीक है, फिजिकल और एनाटॉमिकल, उनको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट लाइन डिफेंस। क्योंकि वो सब क्या कर रही है, सिर्फ आने से रोक रही है, अंदर मतलब अंदर आने का बैरियर का काम कर रही है ना, सिर्फ आने से रोक रही है। जैसे मैं आपको एक सीधी सी बात बताऊं कि आपके घर है, घर आपका है, उसके चारों तरफ आप बाउंड्री बनाते हो, राइट, ताकि चोर जो है वो घर के अंदर ना घुस पाए। तो ये वो बाउंड्री है फर्स्ट लाइन डिफेंस, जो अभी हमने देखी, जो कोशिकाएं थी, जो पीएच था, जो म्यूकस था, जो HCl था, वो ये फर्स्ट लाइन है। अगर इनसे वो बैक्टीरिया या वायरस नहीं मरता तो फिर हम सेकंड लाइन डिफेंस का काम करते हैं, ठीक है। मान लो इन सब चीजों के बाद भी बैक्टीरिया कहीं ना कहीं आपकी कोशिका के अंदर चला गया, ये सब तो कोशिका के में जाने से पहले ही रोक लेते हैं ना, बाहर ही तो रोक रहे हैं ये सब, अमाशय में या कहीं, लेकिन खुदा ना खास्ता फिर भी आपका जो बैक्टीरिया है वो सेल के अंदर चला गया। ये लो जी, आपके ये जो बैरियर हैं, जो कोशिका के चारों तरफ थे, चाहे वो म्यूकस हो, चाहे वो सिरुमेन हो, कोई भी टाइप का हो, वो फेल हो गया और आपका बैक्टीरिया जो है वो यहाँ पर पधार चुका है, बैक्टीरिया या वायरस। तब आपका सेकेंड लाइन डिफेंस काम करता है। तो यहां से अब जो हम चालू कर रहे हैं, ये हम सेकेंड लाइन डिफेंस काम में ले रहे हैं। अगर कोई लिखना चाहे तो लिख सकता है यहां से, राइट, इतने से। अब क्या हुआ, ये जो है आपका बैक्टीरिया यहां पे प्रवेश कर गया, तो आपके बैक्टीरिया में WBC जो है उसमें कुछ स्पेशल टाइप की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनको हम बोलते हैं फेगोसाइट। देखो WBC का हम पढ़ेंगे, अभी आने वाला है, WBC में कौन कौन सी कोशिकाएं होती है, थोड़ा आपको याद आ रहा हो, इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, है ना, लिम्फोसाइट और बेसिडोफिल, है ना, मोनोसाइट्स, पर इनके भी और भी प्रकार हैं। तो उसमें एक प्रकार होता है फेगोसाइट वाला। सहज प्रतिरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण विधि है। इसमें शरीर की कुछ विशिष्ट कोशिकाएं बाहर से प्रवेश करने वाले रोगाणुओं का भक्षण कर उन्हें नष्ट कर देती है, ठीक है। क्या करती है कि पहले तो अगर ये यहां पे इसको कहीं घूमता घामता दिख गया ये बैक्टीरिया, तो फेगोसाइट आ जाएगी वहां पे। फेगोसाइट क्या है, वही WBC का एक प्रकार है। ये ऐसी राक्षस जैसी होती है, ऐसी, ये दिन भर है ना क्या करती है, आपके ब्लड में घूमते रहते हैं। फेगोसाइट, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, ये इनका काम, वो गश्त देने वाले नहीं होते हैं गार्ड्स, वैसे घूमती रहती है। कोई भी इन्हें बैक्टीरिया दिखा तो ये क्या करती है, उनको हाफ खा जाती है, ठीक है, खत्म कर देती है। अब खा के करती क्या है, तो वो मैं आपको बताऊंगी। पहले तो क्या करेगी, जैसे इसको बैक्टीरिया दिखा ये गई और उसको खा गई। खाने के बाद का प्रोसेस हम यहां से समझते हैं, मैंने पहले ही बना रखा है उसको। इसने फेगोसाइट ने इसको खा लिया। इसको फेगोसाइट क्यों कह रहे हैं, अगर आपने एंडो जो है कोशिका पढ़ी है तो आपको पता है, जो कोशिका होती है वो दो तरह से खाना लेती है। अगर लिक्विड लेती है तो उसको पिनोसाइट कहते हैं, और अगर सॉलिड प्रकार का फूड लेती है तो उसको फेगोसाइट कहते हैं। इसीलिए इसका नाम फेगो, क्योंकि ये खा लेती है। खाती है, खाने के बाद आपको पता है हमारी हर कोशिका में एक प्यारा सा बेचारा बहुत ही मस्त वाला अंगक है, जिसको हम कहते हैं लाइसोसोम। याद आ रहा है कुछ, जिसको हम कहते हैं सुसाइडल बैग, आत्मघाती थैली। इसके अंदर ऐसे बहुत सारे डाइजेस्टिव जूस होते हैं, है ना, जो क्या करते हैं, लाइटिक जूस भी कहते हैं जिनको, जो भी इसके अंदर आता है उसको गला देता है। तो ये बस पहुंच जाएगा, जैसे ही बैक्टीरिया फेगोसाइट के अंदर आया, ये यहाँ पे इसके पास पहुंच के इसको क्या कर लेगा, अंदर लाइसोजाइम के अंदर बैक्टीरिया आ गया, ये उसको क्या कर देगा, डाइजेस्ट करके खेल खत्म कर देगा, खा जाएगा उसको पूरा और बैक्टीरिया को खत्म कर देगा। अब ये एक नहीं है, ऐसी बहुत सारी फेगोसाइट्स होती है, मोनोसाइट्स भी होती है। तो अभी हम फेगोसाइट्स की बात करें तो ये क्या करती है, फेगोसाइटोसिस करके, मतलब ये प्रक्रिया क्या हो गई भी, फेगोसाइट खा रही है तो उसको हम बोल देंगे फेगोसाइटोसिस। तो फेगोसाइटोसिस करके बैक्टीरिया को मार देती है। ये भक्षकाणु विभिन्न प्रकार के होते हैं, जरा सुनो इनको। सबसे पहले है WBC, जिसकी हमने बात की। रोगाणुओं के संक्रमण के समय WBC की संख्या बढ़ जाती है।
कणिकीय डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी में दो होते हैं, एक ग्रेन्युलोसाइट और एक ए ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट में ही वो इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल होती है, और जो है वो ए ग्रेन्युलोसाइट में मोनोसाइट और लिम्फोसाइट होती है। फिर उसके आगे और मॉडिफिकेशन होते हैं, जो कि क्या है, न्यूट्रोफिल। अभी मैंने कहा जो ग्रेन्युलोसाइट होती है डब्ल्यूबीसी कणिकीय वाली, उनमें जो होती है न्यूट्रोफिल, भक्षकाणु यानी कि फेगोसाइट की तरह कार्य करती है और रोगाणुओं का भक्षण कर लेती है। ठीक है। वृहत यानी कि मैक्रोफेजेस, ये भी बहुत डेंजर है। ये मोनोसाइट का एक रूपांतरित प्रकार है। अभी जो मैंने कहा कि मोनोसाइट है, उसके बहुत सारे मॉडिफिकेशन है, उसमें एक है ये मैक्रोफेजेस। ठीक है। ये भी क्या करती है, भक्षकाणु की तरह कार्य करती है। ये भी वही, बैक्टीरिया आया, उसको खाया, खेल खत्म, है ना। दिखना नहीं चाहिए बस, बैक्टीरिया घूमते रहते हैं ये ब्लड के अंदर ऐसे ही, ताकि दिखे और खाए। साइटोकाइनिन, ये बहुत स्पेशल है, इसको जरा ध्यान से समझेंगे। साइटोकाइनिन अवरोध व शोधक बाधाएं या प्रदायी बाधाएं, भाई हिंदी वाले नेम तो माशाअल्लाह कुछ कह ही नहीं सकते। इन्फ्लामेटरी बैरियर, आपने बहुत जगह ये वर्ड सुना होगा कि उसको है ना इन्फ्लामेशन हो गया है और उसको इन्फ्लामेटरी डोज, आप कोई भी ट्यूब लाओगे उस पर ये जरूर लिखा होता है इन्फ्लामेटरी ऑइंटमेंट, ठीक है, मलहम टाइप का। तो ये क्या होता है, ये मैं आपको आज समझाती हूँ। वायरस संक्रमित कोशिका, मान लो आपकी कोई कोशिका है, ये आपकी स्किन है, ठीक है। स्किन के नीचे बहुत सारी परतें होती हैं, क्या होती है, क्यों होती है, वो अभी हमें नहीं जानना, ये हम पढ़ेंगे जब स्किन पढ़ेंगे। स्किन के नीचे बहुत सारी परतें होती है, और यहाँ पे मान लो कोई कट लग गया आपको, है ना। पहले तो स्किन रोक लेगी वायरस को, लेकिन मान लो कोई कट लग गया या आपकी स्किन खुल गई या उस वायरस या बैक्टीरिया को नहीं रोक पाई, तो जो है शैतान हमारा वायरस डेंजरस, इसके दो सींग बना देती हूं मैं, ये यहाँ पे प्रवेश कर चुका है। अब जैसे ही ये प्रवेश किया, प्रवेश करने के बाद वायरस जो होते हैं वो एक प्रकार का सिक्रीशन करते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंटरफेरोन्स। ये इंटरफेरोन्स जैसे ही सिक्रीट होता है, हमारी जो डब्ल्यूबीसी है प्यारी बैरियर, वो उसके कान खड़े हो जाते हैं कि हाँ वायरस आया है, अभी बताती हूँ। तो ये जाती है, हालांकि डब्ल्यूबीसी ज़्यादा देर तक इसको रोक नहीं पाएगी, लेकिन वही उसको जोश तो होता ही है कि रोक तो लेंगे ही हम, ठीक है। तो वही वो क्या हो जाती है, वायरस के पास पहुंच जाती है। तो अब सारी जो है फेगोसाइट और मैक्रोफेज, और यहाँ पे सबको मैं अलग अलग कैप वैप पहना के तैयार कर देती हूँ, थोड़ा सा नहीं अलग बनाएंगे, छोड़ो डिफरेंट, ये उसमें सब बना रही हूँ मैं। डब्ल्यूबीसी की जितनी भी मोनोसाइट है ना, एक मैं बना देती हूँ आपकी मैक्रोफेजेस स्माइल करती हुई, एक मैं बना देती हूँ आपकी फेगोसाइट, ये सब पहुंच जाती है इसको खाने के लिए। अब एक तो आया नहीं, बहुत सारे वायरसेस आए होंगे, ठीक है, मैंने एक बनाया, बहुत सारे होंगे। ये खाती है खाती है खाती है, पर इनको खाते खाते क्या कर लेती है, ये एक और पदार्थ का सिक्रेशन करती है जिसको हम बोलते हैं हिस्टामिन। क्यों करती है ये हिस्टामिन, क्या करेगा, दूसरी कोशिकाओं को सक्रिय करता है। भाई सिग्नल भेजती है ये कि बॉर्डर पे, हम आजकल तो कॉल है, अब इनके पास तो मोबाइल सिस्टम है नहीं, ये केमिकल्स के थ्रू सिग्नल भेजती है कि भाई बॉर्डर पे जो है वो दुश्मन आ गया है, चलो जल्दी लड़ाई लड़ने, ठीक है, दूसरे भी आ जाओ। तो ये हिस्टामिन का सिक्रीशन करती है। ये हिस्टामिन क्या करता है, आपकी ब्लड है तो यहाँ पे भाई त्वचा है तो ब्लड भी बह रहा है, ब्लड तो है ही सब जगह। ये हिस्टामिन क्या करता है, अब ब्लड में जाके और यहाँ की जो कोशिका झिल्ली है उसकी पारगम्यता को बढ़ा देता है। पारगम्यता समझते हैं ना, परमेबिलिटी, परमेबिलिटी बढ़ा देता है, मतलब केमिकल्स का आना जाना और तेज कर देता है। अब तेज कर देता है जिसकी वजह से ब्लड में प्रेशर बढ़ जाता है, ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है। ब्लड में प्रेशर बढ़ता है तो ब्लड वहां पे आके इकट्ठा हो रहा है, हिस्टामिन भी इकट्ठा हो रहा है, और मरे हुए वायरस बैक्टीरिया भी इकट्ठे हो रहे हैं, और साथ में हमारे ये सैनिक भी मर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ वायरस ही मर रहे हैं, कभी वायरस इनको खा जाता है, कभी ये वायरस को खा जाती है। इनका तो काम खाने का है, भुक्कड़ है ये, तो ये दोनों एक दूसरे को खा रहे होते हैं, तो इनकी डेड बॉडीज भी पड़ी होती है।
ये सब इकट्ठे होके आपकी स्किन को ऐसा फुला देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ सब कुछ इकट्ठा हो रखा है, ठीक है, ऐसा कर देते हैं। और ये वाला जो एरिया है वो थोड़ा सा पहले तो रेडिश होता है, फिर धीरे धीरे ये जो मरे हुए है ना, ये मरे हुए मैक्रोफेजेस और फेगोसाइट, यहाँ पे पीले कलर का आपको पस बन जाता है। कभी देखा आपने, आपकी जहाँ पे भी आपको लगी होती है वहां धीरे धीरे पस फॉर्म होने लगता है। वो पस क्या है? वो पस जो है जिसको आप क्या बोलते हैं, मवाद, हिंदी वाला, ठीक है, मवाद। पीला सा एक पिंपल भी होता है तो पीला पड़ने लग जाता है। वो पीला क्या है? ये मैक्रोफेजेस और मरे हुए वायरस और बैक्टीरिया की डेड बॉडीज हैं, ठीक है, ये इकट्ठी होने लग जाती है। आसपास का एरिया का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तापमान बढ़ जाता है, और तापमान बढ़ेगा तो फिर क्या होता है, वही फीवर जैसा उस एरिया का, मतलब पूरे बॉडी का नहीं, उस आसपास के एरिया का भी क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। और घमासान युद्ध चलता है। अब जो इसमें विजेता होता है तो वो तो पता चल ही जाएगा आपको। अगर वायरस मर गया तो ठीक है, अगर आप मर गए तो फिर हमारा और तेज फीवर आएगा, हमें डिजीज के लक्षण दिखने लग जाएंगे। तो ये होती है साइटोकाइनिन शोध। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हम इसको नहीं मार पाए तो क्या होगा, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। अभी तो हम पहले वाली डिफेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। वायरस संक्रमित कोशिकाओं द्वारा इंटरफेरोन्स नामक ग्लाइकोप्रोटीन स्रावित होता है, जो कि असंक्रमित मतलब अच्छी वाली कोशिकाओं को वायरस के संक्रमण से बचाती है, ठीक है। वायरस संक्रमित कोशिकाओं द्वारा वायरस क्या करता है, जैसे ही आता है इंटरफेरोन सिक्रीट करता है, तो ये भी अपना क्या करेगी, कोशिकाएं जो हैं जिसमें वायरस आ चुका है वो भी इंटरफेरेंस। इसलिए कई बार आपको बाहर से इंटरफेरेंस भी दिए जाते हैं, क्योंकि ये आपके वायरस को क्या करेंगे, मारेंगे, ठीक है। शोधक क्रियाओं में, शोधक का मतलब वही इन्फ्लामेशन, इसी प्रोसेस को, ये जो मैंने आपको प्रोसेस बताया है ना, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, इन्फ्लामेशन बोल रहे हैं। कि इन्फ्लामेशन क्या है, इसी को इन्फ्लामेशन बोलते हैं, ठीक है। इसीलिए ट्यूब वगैरह, इन्फ्लामेटरी ट्यूब लगाई जाती है। शोधित क्रियाओं में हिस्टामिन, जो कि मैंने आपको बताया, के अलावा सीरोटोनिन, प्रोस्टोग्लैंड्स, प्लाज्मा काइनेसिस आदि प्रोटीन भी काम आते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें सिक्रीट होती है। शोधित प्रतिवेदन के कारण जीवाणु मृत हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक मारक कोशिका यानी कि नेचुरल किलर सेल, इसको याद रखेंगे, आगे भी आएगी ये, एनके सेल्स भी बोलते हैं इनको। ये भी क्या है, ये भी डब्ल्यूबीसी की ही एक प्रकार है। ये सब डब्ल्यूबीसी के अलग अलग फॉर्म्स है, अलग अलग रूपांतरण है, ठीक है। वायरस से संक्रमित कोशिकाओं को मार देती है और इस प्रकार मृत रोगाणु व मृत रक्त कणिकाएं मिलकर मवाद यानी कि पस का निर्माण करती है, जो कि सुरक्षा तंत्र की क्रियाओं में वृद्धि करती है। इससे आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ा तो दूसरी कोशिकाओं को भी सिग्नल मिलता है कि बॉडी टेम्परेचर बढ़ रहा है, बाहर से कोई आ गया है, केमिकल सिक्रीशन मिल रहा है, मतलब तैयार हो जाओ, हो सकता है वो वहां पे नहीं मरे तो आगे भी आ जाए, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा जो है फर्स्ट टाइप का सेल्फ डिफेंस था। इसमें फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन दोनों हमने डिस्कस की है। ये इननेट प्रकार के, ये सारी चीजें हम में जन्मजात होती है, मतलब पहले से होती है। बचपन से हम में HCl सिक्रीट हो रहा है, बचपन से हम में म्यूकस सिक्रीट हो रहा है, बचपन से हमारे सलाइवा में लाइसोजाइम वगैरह सब कुछ है। तो ये सारी चीजें हमें इननेट मिली हुई है, ठीक है। इसमें हमने से कुछ भी बाहर से खरीदा या किसी से लिया नहीं है। तो इस प्रकार की इम्यूनिटी को हम क्या बोलते हैं, इननेट इम्यूनिटी, ठीक है, सहज प्रकार की। अब दूसरे प्रकार की जो है एक्वायर्ड वाली, उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अगला वीडियो लेक्चर जब आएगा तभी तो पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए, तो इंतजार कीजिए अगले वीडियो लेक्चर की, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।